नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये यूट्यूब के संदेश के माध्यम से भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों में भारतीयता आधारित माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है और इस कोशिश के महत्व को और भारतीयता के महत्व को हमारी आदरणीय भारतीय अवाम भी अब धीरे धीरे समझने लगी है कि यदि भारत को राष्ट्र के रूप में कायम रखना है, भारत को राष्ट्र के रूप में कायम रखना है तो भारतीयता जो है इसके लिए अनिवार्य है। ये धीरे धीरे शनै शनै थोड़ी गति अब माने बढ़ने भी लगी है। हमारे भारतीय भाई बहन समझना शुरू कर दिए हैं और इसमें वो जो ताकतें हैं समाज विरोधी और देश विरोधी जो इस समाज को में विखंडन पैदा करके और जो समाज की बुराई है और ये सभी जानते हैं, मैंने सिर्फ भारतीय अवाम ताकत दल के कहने से नहीं, सभी जानते हैं कि जातिवाद इस भारतीय समाज का सबसे बड़ा शत्रु है। सांप्रदायिकता या समुदायवाद या संप्रदायवाद इस भारतीय समाज का, देश का बहुत खतरनाक शत्रु है। उसी तरह भाषावाद भी शत्रु है, प्रांतवाद भी शत्रु है और इसके बाद क्षेत्रवाद, समूहवाद और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद। ये काफ़ी लोग इसको तस्दीक करते हैं, मानते भी हैं, लेकिन वो जातिवाद को समाप्त करने के लिए उतने कटिबद्ध नहीं होते हैं। या कुछ ऐसे तत्व हैं किसी जो समाज के लिए काफ़ी जहर है, अभिशाप है, इसी यानी जातिवाद में या सांप्रदायिकता में या भाषावाद या प्रांतवाद ऐसी बुराइयों में अपना व्यक्तिगत स्वार्थ जो है साधते हैं और उन व्यक्तिगत स्वार्थ साधनों में सबसे आगे हैं ये जो राजनीतिक दलों के बेश में ये हमारे समाज की विखंडनकारी और विघटनकारी शक्तियाँ। तो लेकिन यह हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन को समझना पड़ेगा कि जातिवाद और सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद इत्यादि सभी जो है
इस राष्ट्र भारत के शत्रु हैं और इनका सहारा लेकर राजनीति करने वाले भी शत्रु हैं। और ये दृष्टिकोण जो है सिर्फ भारतीय अवाम ताकत दल का विकसित किया हुआ नहीं है। इसको जो शहीद आजम भगत सिंह थे, जिनकी मात्र शायद 24 या 22 वर्ष में फांसी लगी थी, और जो है पांथिक पचड़े से अपने को दूर रखने के लिए वो नास्तिक हो गए थे, और उन्होंने किताब भी लिखी थी कि व्हाई आई एम एथिस्ट एंड मैं नास्तिक क्यों बना। तो उसमें जो उनकी मुख्य चिंता थी कि हम अपनी कुर्बानी देकर के, अपनी जान दे करके हम लोग सफ़ेद अंग्रेज़ों को भगा देंगे, लेकिन इसी देश के जो काले अंग्रेज हैं, जो उन्हीं के सिखाए पढ़ाए शिष्य हैं, उन्हीं के औलाद हैं, वो इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। उनको दूर भगाने की जिम्मेदारी वो शहीद आजम भगत सिंह इस देश के लोगों पर छोड़ के गए हैं। भारतीय अवाम ताकत दल अब उन्हीं शहीद आजम भगत सिंह की उस प्रेरणा, उस आदेश को साकार करने में की कोशिश में लगा हुआ है कि ये जितने भी समाज की विघटनकारी ताकतें हैं जो कि राजनीतिक दलों के बेस में हैं, इनका सफाया करना। सफाया मतलब मत पेटी पर शून्य, यह सफाया होता है। सफाया मतलब कि सिर्फ सीट से नहीं, इनको इनको समर्थन शून्य मिलना चाहिए मत पेटी पर। इसलिए कि प्रामाणिकता जो है वहीं से होती है, और मत और वोट की ही चोट इनको लगती है, बाकी और कोई चोट इनको असर भी नहीं करती है। तो उसी कोशिश में ये भारतीय अवाम ताकत दल लगा हुआ है, और साथ में अपने राष्ट्र भारत को मजबूत करने के लिए भारतीयता के माहौल को लाने की उसी तरह से समानांतर प्रयास में ये लगा हुआ है, और ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि हमारे जिन अमर शहीदों ने अपनी यानी प्राण सहित और अपनी जान दी, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और सब कुछ भारत माता की बलिवेदी पर अर्पण कर दिया, इस मुल्क की आज़ादी के लिए, हमारे आप सबकी आज़ादी के लिए। तो उनके शहादत और कुर्बानी का जो प्रेरणा है कि हम अपने वास्तविक वजूद को पहचानें कि हम भारतीय हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जज्बा हर एक भारतीय भाई बहन के दिलो दिमाग में आने की सख्त आवश्यकता है। यही निवेदन ये कर रहा है भारतीय अवाम ताकत दल। देखिए, जिन देशों की हम तारीफ करते हैं, जैसे जापान है, जापान ने हमारे देश में बुलेट ट्रेन बनाने के लिए तकनीकी भी दे रहा है और उसने कर्ज भी दिया है। और भी चीज़ें हैं, लोग कहते भी हैं कि देखिए भाई, जापानी तकनीक है, जापानी गाड़ी है, जापानी मशीन है, और जापान के लोग किस तरह से काम करते हैं, तो वो मिसाल के तौर पे एक आदर्श है। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि वो जापान जो है 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के द्वारा वो बर्बाद कर दिया गया था। तो उस बर्बादी की खाक से, उसकी राख से आज वो इतने सशक्त राष्ट्र के रूप में ये उभरा है, तो कोई बहुत बड़ा कोई मौलिक कारण होगा। और उन मौलिक कारणों में से सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ के लोग अपने को सिर्फ जापानी कहेंगे नहीं, और जापान राष्ट्र हर एक जापानी के दिलो दिमाग पर, जहन में बिल्कुल सबसे ऊपर रहता है, और जो भी करते हैं वो अपने जापान के लिए करते हैं। और यही हाल फ्रांस के लिए भी है, यही हाल
जर्मनी में भी है, ब्रिटेन में भी है, अमेरिका में भी है। कुछ कुछ उदाहरण हम बता रहे हैं आपको। जैसे यहाँ लंदन का करीब 2 वर्ष पहले या 3 वर्ष पहले लंदन का कोई मेयर जो है इस्लाम आस्था से के समाज से हुआ, जो कि लंदन में रहते थे, लेकिन इस्लाम आस्था वाले समाज से लंदन का पहली बार उस समाज से हुआ। यहाँ के पत्रकारों की जो मानसिकता है कि हर एक को हिंदू के रूप में, मुस्लिम के रूप में, जाति के रूप में देखने की इनकी एक गंदी परमानेंट आदत है। तो उसी आदत के तहत वो सवाल किया कि सर, आपको बहुत गर्व की बात है आपके लिए कि आप पहले मुस्लिम मेयर हैं लंदन के। उसने तुरंत डांट करके इनको चुप करा दिया। नो नो, आई एम नॉट मुस्लिम, आई एम ओनली ब्रिटिश। उस पत्रकार का छोटा सा मुंह रह गया, उसकी समझ में नहीं आया। ये बार बार तमाचा खाते हैं। इसी प्रकार एक बॉबी जिंदल है, शायद हरियाणा का रहने वाला, वो शायद पेंसिल्वानिया या किसी प्रांत मैंने जो प्रांत है अमेरिका का, वहाँ का गवर्नर है। फिर यहाँ के पत्रकार इसी मानसिकता का कि हर एक को हिंदू या मुसलमान या इंडियन ओरिजिन का जो भी है, तो वो बोला, उनसे कहा तो बॉबी जिंदल की तारीफ में बोला कि सर, यू आर द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन या इंडियन टू बिकम ए गवर्नर इन अमेरिका। मैंने आप पहले भारतीय हैं जो कि अमेरिका में गवर्नर के पद पर हासिल हुए। उस बॉबी जिंदल ने उस पत्रकार का मुंह चुप करा दिया, कहा कि नो नो, आई एम नॉट इंडियन अमेरिकन, आई एम ओनली अमेरिकन। ये सब आईने हैं जो कि पत्रकार के रूप में कहते हैं कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। एक कहता है कि हम विपक्ष के नेता हैं, लेकिन देश के साथ हमेशा गद्दारी ही करता रहता है। गद्दारी नहीं, कुछ और भी उसके ऐसे, यदि देश की जनता को जानना चाहिए कि वो वो स्मगलर रहा है, जिसको कि ये वाजपेयी महोदय जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करके उसको छोड़वाया था। तो जैसा कि भारतीय जनता दल ये बता रहा है कि ये जो बीजेपी है और उसके श्री मोदी जी हैं, इस जीएनपीसी के यानी जितने भी गद्दारी के पाप हैं, जो जितने उसके लूट के पाप हैं, और जो इसने सारी संस्थाओं को बंधक बनाया उसके पाप हैं, और जो इसने इस देश की जनता को जितना दुख दिया उसके पाप हैं, और जो भी इनके रास्ते में आया उसकी हत्या करवाने का पाप है। सभी पाप ये बीजेपी और मोदी जी वो जीएनपीसी के धुल रहे हैं। ये सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ी गद्दारी, सबसे बड़ा द्रोह है मोदी जी का बीजेपी का भारत के खिलाफ। तो और यही नहीं, इस देश के अंदर ये जो देश विरोधी ताकतें राजनीतिक दलों के भेष में, मीडिया, कुछ मीडिया जो है भारत विरोधी, और इसी राहुल गांधी गद्दार है उसके साथ मिल करके भारत को नीचा दिखाना, भारत को बदनाम करना, और कुछ बौद्धिक वर्ग भी है तो इसी बौद्धिक वर्ग भी है। लेकिन यदि हम यहीं तक सोच लें कि ये कुछ बौद्धिक वर्ग
मीडिया और ये राहुल मिलकर के देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं, देश को हमेशा नीचा दिखा रहे हैं। तो ये इस तरह की सोचना अपने मुल्क भारत के खिलाफ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। ये जो है श्री मोदी जी के शासन के दौरान, शासन के तत्वाधान, उनके संरक्षण में, उनकी जानकारी में ये देश विरोधी तबका, भारत विरोधी तबका पाला जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहनों ने इस बीजेपी को राष्ट्रवाद के नाम पर चुना है और उनकी राष्ट्रवाद की असलियत यही है कि जितने भी देश विरोधी ताकतें हैं, राजनीतिक दलों के वेश में, मीडिया के वेश में, पत्रकारों के वेश में और वेश में, उनको ये मोदी जी के द्वारा पाला जा रहा है। और ये पत्रकार जो है या मीडिया जो है, उसको माने इतना इस कदर और इस सीमा तक बेहया हो गए हैं कि शायद उनको इस बात का माने आभास है कि नहीं है कि उनका माने मीडिया का जो व्यापार है, जो धंधा है, वो भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों की धारा 19(1)(a) के तहत है, जो कि फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी का, यानी स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आज़ादी का मौलिक अधिकार के तहत ही ये मीडिया का व्यापार या धंधा मैंने उसको कानूनी हैसियत उसको मिली हुई है। ये उसको भी मालूम है, मतलब उस संविधान की धारा से बधा हुआ है। लेकिन वो कैसे भूल जाता है ये मीडिया, पत्रकार, कि जिस संविधान के मौलिक अधिकार की धारा 19(1)(a) के तहत उसका व्यापार धंधा चल रहा है और उस धाराओं से उसका व्यापार बधा हुआ है, वही संविधान अपने प्रस्तावना के जरिए ये सभी देशवासियों को सिर्फ एक ही पहचान, एक ही वजूद से परिचय करवाता है या बताता है कि हम भारत के लोग हैं। हम किसी तथाकथित जाति के नहीं हैं, हम भारत के लोग हैं। हम न तो हिंदू हैं, न तो मुस्लिम हैं, न तो हम जो है ईसाई हैं, न तो सिख हैं, न तो पारसी, जैन, बौद्ध, कुछ नहीं है। हम ठाकुर, ब्राह्मण या यादव या अनुसूचित जात ये भी नहीं है। न तो हम बंगाली हैं, न तो पंजाबी हैं, न तो हम तमिलियन हैं, न तो हम मलयाली हैं, न तो तेलुगु हैं, न तो कन्नड़ हैं, न तो गुजराती हैं, न तो उड़िया हैं, न तो असमिया हैं, न तो मराठी हैं। इसकी बात भारत का संविधान बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है। बस हमको एक ही वजह से परिचय कराता है कि हम भारत के लोग। और यह देश संस्थाएं जो है भारत के संविधान के प्रति कस्में खाती हैं। लेकिन अफसोस वो राजनीतिक शक्तियां जो एक तो जो है समाज में विघटन पैदा करके अब ये वोट सत्ता हथियाती हैं, भारत के संविधान की शपथ लेती हैं, जो भारत का संविधान कहता है कि जातिवाद का कोई स्थान नहीं, संप्रदायवाद का कोई स्थान नहीं, और भाषावाद का कोई स्थान नहीं, प्रांतवाद का कोई स्थान नहीं। उस संविधान की शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद फिर जब वो सत्ता उनके हाथ में आ जाती है, फिर वही करतूत जो है शासन प्रशासन में के जरिए वो फैलाते हैं। तो इस असलियत को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, आदरणीय भारतीय आवाम को
अच्छी तरह से समझना चाहिए। कुछ नमूना आपके सामने पेश कर रहे हैं। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा चुनाव करवाना, अब मंशा साफ हो रही है। वो यह इस मीटर को देखना चाहते थे कि उत्तर प्रदेश के जनता, मतलब उत्तर प्रदेश के आदरणीय भारतीय भाई बहन योगी जी के पक्ष में कितना है या बीजेपी के पक्ष में कितना है, ताकि उसी के आधार पर वो दावा कर सकें कि नहीं ये दोबारा सत्ता में आ रही है। इसी तरह के तो उन्होंने पंचायत का चुनाव करवाया। हालांकि अब काफ़ी माने पंचायत के चुनाव में पिट जाने के बाद कहते हैं कि भाई हमारा तो कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन ये बात सत्य है कि पार्टियों ने टिकट नहीं दिया था सीधे, या कुछ ने तो झंडा वंडा लगा लिया था, लेकिन इन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा समर्थित वो उम्मीदवार हैं, उनके द्वारा समर्थित। इसीलिए जो चुनाव परिणाम घोषित हुए हैं, इसी आधार पर कि भाई इनके समर्थित उम्मीदवार, जैसे 3050 जिला पंचायत सदस्य, जो जिला पंचायत सदस्यों की संख्या है उत्तर प्रदेश में, तो उसमें भाजपा समर्थित मात्र 6 से 88 ही जो है कामयाब हो पाए हैं। 6.5 से जो समाजवादी समर्थित लोग कामयाब हो पाए हैं। उसी प्रकार 250 के आसपास जो है यानी बहुजन समाज पार्टी के समर्थित उम्मीदवार कामयाब हो पाए हैं, और महज 80 उम्मीदवार जो है उस जेएनपीसी समर्थित, जेएनपीसी मतलब कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार कामयाब हो पाए। तो जो 5 साल पहले भाजपा समर्थित जो उम्मीदवारों की संख्या जो है 2000 से ऊपर थी, आज वो धड़ाम हो गई 6 से 88 पर। तो ये चिंता का विषय हो गया। हालांकि कुछ उल्टा ही सोचे थे मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी ने, लेकिन वास्तविकता उनके सामने आ गई। और इसी को जानने के लिए, ये जानते हुए कि इस कोरोना के अवधि में चुनाव कराना जो है वो अपने भारतीय भाई बहनों को की लाशें बिछाना है, और ऐसा हुआ भी। और इसमें ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, जबकि हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया था। अब हाईकोर्ट भी अपने उस जिम्मेदारी से वो भागना चाहता है। एक हाईकोर्ट जो है इसी के लिए चुनाव आयोग पर हत्या का मुकदमा चलाने की बात कहता है, और वही सुप्रीम कोर्ट जो है उस इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस जज के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने की बात मन करता ही नहीं है, और बिल्कुल चुपचाप वो देखता रहता है, जिसने जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव कराने का आदेश दिया। तो खैर बने उनके पास जो विकल्प था मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को कि माननीय उच्च न्यायालय, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ वो सर्वोच्च न्यायालय जाते और उस फैसले को पलटवाते, और माने जो चुनाव कराने का आदेश था उस फैसले को पलटवाते। लेकिन उनकी खुद ही मंशा थी चुनाव कराने के, और चुनाव करा करके हमारे हजारों भारतीय भाई बहन की जान यानी इन दोनों ने ले लिया, उत्तर प्रदेश की सरकार या योगी आदित्यनाथ की सरकार ने और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, दोनों ने। तो लेकिन उनकी मंशा यही थी जानने की कि जो चुनाव आ रहा है 2022 का, तो उसमें एक माने उसको एक अंदाज़ लगाएं, एक उसको फैथम करें, नापें कि अभी उनके समर्थन में कितना है। सिर्फ इसीलिए वो खैर अब उल्टा पड़ गया। तो सुनने में आया कि बहुत मंथन चला था कई रोज लखनऊ में, उसमें आरएसएस भी शरीक हो जाती है।
देखिए, ये आरएसएस तो बहुत विचित्र किस्म का संगठन है इस देश के लिए। और विचित्र इस मामले में कि इस यानी देश को कायम रखना है तो आरएसएस जैसे संगठनों का भी विनाश जरूरी है। ये सभी भारतीय भाई बहन कितना पाखंड कहता कि हम ये गैर राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन राजनीति में हम हमेशा इसका दखल रहता है। बीजेपी वाले जब भी कोई बैठक करते हैं गंभीर, तो आरएसएस वाले उसमें शामिल होते ही हैं। तो कितना झूठ बोलता है आरएसएस कि हम जो है गैर राजनीतिक संगठन है। और उसका एक झूठ तो सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन समझ लें कि जो चीज़ अस्तित्व में नहीं है उसी को बार बार कहता है आरएसएस। क्या? ये हिंदू राष्ट्र है। जब उसकी और खुदाई करके मैंने खुदाई करने वाला सवाल उससे पूछिए कि भाई कैसे आप कह सकते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये तो भारत राष्ट्र है। तो फिर एक और गंदा सा आर्गुमेंट वो देता है आरएसएस, कहता है कि हम तो जितने लोग हैं भारत में रहने वाले वो सबको हिंदू मानते हैं। सवाल है कि ये क्या आरएसएस के मानस क्या होता है? कि आरएसएस से जो ईसाई के धर्मगुरु हैं वो कमज़ोर हैं क्या? वो भी बोल देंगे कि भारत में जितने रहने वाले हैं उन सबको हम ईसाई मानते हैं। इस्लाम आस्था के जो धर्मगुरु हैं क्या वो कमज़ोर हैं क्या ये कहने के लिए? वो भी बोलते भाई कि जितने भी भारत के लोग हैं उनको जो है वो ये हम जो है वो मुसलमान मानते हैं। क्या जवाब बनेगा इनका? तो इस तरह का गंदा और कुतर्क जो है दे करके ये संगठन है आपका आरएसएस। आरएसएस की और भी कारगुजारियाँ हैं और सबसे बड़ी उसकी खतरनाक कारगुजारी है कि ये जो जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, ये पहले भी बताया गया था, आगे भी बताया जाएगा। इसके साथ एक बहुत खतरनाक किस्म का इसका गठजोड़ है और इस गठजोड़ को हमारे आम आदरणीय भारतीय भाई बहन समझ नहीं पाते। फिर से जरा आप लोग सुन लीजिए। इस आरएसएस का जीएनपीसी के साथ गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको आप सभी लोग भ्रम से या भूल से या गलती से कांग्रेस कहते हैं, उसके साथ एक आंतरिक इसका गठजोड़ है। और हमेशा कांग्रेस माने वो जीएनपीसी हमेशा माने इस देश से समाप्त न हो, इसकी बराबर साजिश वो करता रहता है आरएसएस। और बड़ी सफाई से यह आरएसएस जो है जीएनपीसी की रक्षा करता है और रक्षा करवाता है बीजेपी से। ये भी है। आज जो बीजेपी जो है जीएनपीसी के सारे पापों को धुल रही है, तो उसमें निश्चित है कि आरएसएस का उसमें हाथ है। ऐसे नहीं हो। तो बात हो रही थी कि लखनऊ में काफ़ी बैठकें हो रही थी, उसमें अपने को यानी गैर राजनीतिक सांस्कृतिक संगठन कहने वाले आरएसएस भी उसमें शामिल, और एक बार बराबर शामिल होता था, उसका दखल भी होता है और कितना झूठ बोलता है कि हम जो है गैर राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठन है। तो खैर, और शायद अंदर की खबर ये भी रही कि उनको ये बात सता रही कि भाई यदि भारतीय आम ताकत दल लोकप्रिय हुआ और प्रदेश की जनता यदि उसके पक्ष में आ गई, सत्ता इनके हाथ से निकल करके यदि भारतीय आम ताकत दल के हाथों में आ गई, तो इनकी जितनी ये दुकानदारी और धंधेबाजी का जो तंत्र है उसका क्या होगा। बस यही चिंता इन सबों को सता रही थी। तो और यदि 2022 के चुनाव में यदि ये परिदृश्य आ गया, तो 2024 का भी परिदृश्य वो सोच करके वो लोग जो है हिल गए थे, कांप गए थे। यही उनकी चिंता का विषय था। वो कुछ भी कहते रहें, कहलवाते रहें कि यदि भारतीय जनता ताकत दल वाकई में आ गया या लोकप्रिय हो गया और जनता ने उसको आशीर्वाद दे दिया, तो इनका जो
यानी जो दुकानदारी है, जो स्वार्थ भरी दुकानदारी और धंधेबाजी है जो देश में फैलाए हुए हैं। हालांकि ये दुकानदारी और धंधेबाजी जेएनपीसी वालों का इनसे कई गुना ज़्यादा है, लेकिन उसको चिंता नहीं है। जब तक बीजेपी सत्ता में है तो जेएनपीसी की दुकानदारी, जेएनपीसी की धंधेबाजी पर कोई आंच नहीं आने वाली है। लेकिन ये दोनों के दोनों, जेएनपीसी और ये बीजेपी वाले अच्छी तरह जानते हैं कि जो भारतीय अवाम ताकत दल सिर्फ भारतीयता की बात करेगा और किसी को तरजीह नहीं देगा, तो इसमें जो धंधेबाजी और दुकानें जो है, और ये जेएनपीसी के भी और बीजेपी के लोगों को भी वो तंत्र जो है वो समाप्त हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। ये सबसे बड़ी चिंता है, जेएनपीसी की भी है, बीजेपी की भी है और आरएसएस की भी है। मुख्य चिंता उनको बस यही है। वो जैसे वो टीवी चैनलों को वो समाचार दे दिए हैं कि तुम दिखाते रहो कि हम जो चिंतन कर रहे हैं 3 से पार, 3 से पार। वो हमेशा पार ही बात करते हैं और कभी पार उनका लगता नहीं है। हमेशा पश्चिम बंगाल में क्या करे, 2 से पार, 2 से पार, और 100 को भी नहीं पार कर पाए। तो ये तो उनका ड्रामा रहता है। तो इस विषय पर आ जाइए कि उसी पर जो है एक आशुतोष करके है पत्रकार। तो ये आशुतोष पत्रकार जो है, पहले पत्रकारिता के क्षेत्र में था, फिर जब ये आम आदमी पार्टी केजरीवाल वाली थोड़ा यादें प्रकाश में आई, लाइमलाइट में आई, तो ये उस आम आदमी पार्टी में घुस गया। और आशुतोष उस समय था जबकि उसी आम आदमी पार्टी के प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने ये इतना खतरनाक बयान दिया था भारत के खिलाफ कि जम्मू कश्मीर में जन्म संग्रह, या जिसको अंग्रेजी में प्लेबिसाइट कहते हैं, कराया जाना चाहिए, जो कि वो गद्दार नेहरू बोल के गया था इस भारत के खिलाफ कि जम्मू कश्मीर के भाग का फैसला जम्मू कश्मीर के लोग जन्म संग्रह के द्वारा करेंगे। ये इसीलिए जो पाकिस्तान बराबर ये रट्टा मारता है भारत के खिलाफ कि कहता है कि आप अपने प्रधानमंत्री के वक्तव्य को याद करिए, बराबर कहता है। तो भारत इसको, मैंने जो इस तरह के जो डैमेज किया है, जो इसने चोट दी है गद्दार नेहरू ने भारत को, तो बड़े मुश्किल से उसको ढकता रहता है। फिर उसी चोट को हरा करने के लिए आम आदमी पार्टी खुद एक गद्दार पार्टी है, उसके ये 2 गद्दार, देश के गद्दार योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, फिर वही भारत के खिलाफ वो बयानबाजी किए कि जम्मू कश्मीर में जन्म संग्रह या प्लेबिसाइट का कराया जाना चाहिए। और ये सब जो है उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू से भी 2 कदम आगे निकल गए, 2 कदम आगे जाकर के गद्दारी किया। वो ये कहे कि यदि एक जन्म संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए। यहाँ तक उस समय ये आशुतोष उसी पार्टी में था। तो यह भी देश का बहुत बड़ा गद्दार है ये आशुतोष। और आशुतोष तो की गद्दारी तो वो है कि नेहरू खानदान या जेएनपीसी इतनी बड़ी गद्दार है, इतनी बड़ी अभिशाप है, और क्या नहीं है, पहले आप सभी लोग जानिए क्या नहीं है। वो देश की सबसे बड़ी डकैत और लुटेरी, देश के खिलाफत करने वाली, देश की गद्दार पूरे मैंने जवाहरलाल नेहरू, और वो गद्दार इंदिरा, गद्दार जो है ये राजीव, वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और हमारे जो बड़े बड़े नेता रहे, सुभाष चंद्र बोस को मरवाना, उनके परिवार पर जो है वो जासूसी करवाना,
और तो और लॉर्ड माउंटबेटन से मिलकर के हमारे उस आदरणीय और राष्ट्रभक्त जो है, राष्ट्रभक्ति के रूप में सबसे बड़े आदर्श, सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति, प्रतिमान सुभाष चंद्र बोस को इस गद्दार नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक घोषित करने वाला दस्तावेज जो है मिलकर के तैयार करवाया, उस लॉर्ड माउंटबेटन से मिलकर के। ये देश के लोग फैसला करें कि इससे बढ़ के गद्दार कौन हो सकता है पूरे इतिहास में, तो वो नेहरू। ये आरएसएस और नेहरू मिलकर के जो है मस्जिद में 1948 में जो है वो प्रोग्राम की मूर्तियाँ रखवाई, तो तभी से झगड़ा और तेज हो गया। मूर्ति रखवा करके फिर वो विवाद पैदा हुआ, फिर वो केस माने कोर्ट में गया, कोर्ट ने स्टे दे दिया और फिर इसने ताला लगवा दिया इस नेहरू उस मस्जिद में। और ये गद्दार नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने साजिश करके इस देश को ही बांट दिया सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए। और कितनी बड़ी साजिश किया कि ये पहले भी बताया गया है कि इस नेहरू के पक्ष में भारत में एक आदमी भी नहीं था। खुद कांग्रेस पार्टी में भी एक आदमी नेहरू के पक्ष में, प्रधानमंत्री बनने के पक्ष में नहीं था। और देश के अंदर में तो और जनता में तो कोई था ही नहीं। सिर्फ गांधी सिर्फ जो है सिर्फ ये सोच करके कि नेहरू ही एक काबिल है कि जो कि गांधी जो है, जो गद्दार गांधी था वो सुभाष चंद्र बोस जी को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानता था। प्रतिद्वंदी इस मामले में कि उनके रहते इसका राजनीतिक अस्तित्व और राजनीतिक महत्व जो है बिल्कुल जो है वो समाप्त हो जाता है। यही बात जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी जानता था। तो सुभाष चंद्र बोस को निपटाने में यानी उस राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रास्ते से हटाने में सबसे कारगर यदि कोई तत्व या गद्दार दिखता था तो सिर्फ जो है नेहरू। क्या ऐसा काम जो है वो सरदार पटेल कर सकते थे? क्या ऐसा काम वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर सकते थे? क्या ऐसा काम जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कर सकते थे? सिर्फ जो है नेहरू ही जो है वो सुभाष चंद्र बोस को जो है ये मोहनदास करमचंद गांधी के राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रास्ते से उसको हटा सकते थे। इसीलिए देश में जिसको कोई नहीं चाह रहा था वो प्रधानमंत्री बनवाने के लिए इतनी बड़ी वो साजिश किया इसने, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने। अब क्या धोखा दिया, पिछले एपिसोड में मैं बताया गया था कि अरुणा आसिफ अली जो है वो कहती रह गई कि इसमें देश में बहुत एकता है, इसका इस्तेमाल करके हम जो देश को बंटने के खतरे से बचाएं, हम लोग आंदोलन करें, धरने पर बैठें, आमरण अनशन करें, इसलिए कि हम लोग ऐसा करते रहे हैं, कम से कम देश बचाने के लिए तो ऐसा कर सकते ही हैं। लेकिन ये नहीं सुना और इसने कांग्रेस को दबाव में लेकर के देश बांटने का प्रस्ताव भी पास करवाया। और देखिए, जिसके मन में है देश बांटना, दबाव देकर के वो कांग्रेस में जो है वो प्रस्ताव जो है वो पास करवा रहा है। और जनता के सामने क्या कर रहा है? पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। क्या झूठ बोला और लोग इसके विश्वास पे आ गए कि नहीं भाई, ये बुढ़ा पहले भी बहुत मैंने आमरण अनशन किया है, ये बिल्कुल डट जाएगा, जिद पर अड़ जाएगा, मर जाएगा। जब कहा है तो मर जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को बनने नहीं देगा। लेकिन ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जिंदा भी रहा, पाकिस्तान बन भी गया। 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहन की जान चली गई, 3 करोड़ से ऊपर से लोगों के घर उजड़ गए। सिर्फ इसने मंशा पूरी किया कि अपने चहेते
गद्दार जवाहरलाल नेहरू को गद्दी नसीब करने के लिए, उनको सत्ता दिलाने के लिए। तो इतने सारे देश के खिलाफ गद्दारी करने वालों के ये जो पत्रकार समूह है, कुछ का नाम हम ले रहे हैं सामने से। एक है रवीश कुमार, देश के लिए बहुत खतरनाक किस्म का ये पत्रकार है। और उसी एनडीटीवी के और भी पत्रकार संकेत उपाध्याय, निधि राजदान, निधि कुलपति, मनोरंजन भारती, वो श्रीनिवास जैन, ये सब के सब। फिर उसके बाद न्यूज़ 24 में संदीप चौधरी, मानक गुप्त और फिर अनुराधा प्रसाद। और आज तक वाला, अब आज तक के जितने पत्रकार हैं, जैसे अंजना ओम कश्यप है, तो वो थोड़ा इधर उधर दिखाती रहती है, लेकिन जो अब उस वातावरण में रह करके, जो कि आज तक खुद ही देश के खिलाफ है, वो कितना अपना कर्तव्य निभा पाएगी, वो तो उस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं है। अंजना ओम कश्यप है, और जी न्यूज़ से भाग के गया था वो रोहित सरदाना, वो तो खैर कोरोना में मर ही गया। और श्वेता सिंह है, ये सब उतना नहीं, लेकिन जो वातावरण है आज तक का, वो बहुत खतरनाक है, वो आज तक जो चैनल है। और इसी प्रकार एबीपी न्यूज़। तो इसके बाद जो पत्रकार हैं, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, ये आशुतोष, राजदीप सर देसाई, विनोद दुआ, बरखा दत्त, शेखर गुप्त और राणा अयूब, आरफा खानम, राहुल कंवल, सौरभ द्विवेदी, अशोक वानखेड़े, कोई मोहन करके है, और एक वो अग्निहोत्री भी है, और शरद प्रधान, आलोक जोशी, और अजित अंजुम, और भी हैं, और उर्मिलेश, और विनोद शर्मा, इसका वो हिंदुस्तान टाइम्स का, और भी तमाम हैं। ये भारत के बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी ताकतें हैं पत्रकारों के भेष में। ये सब बैठे थे, ये वो इसी जो ये सब मीटिंग कर रहे थे बीजेपी और आरएसएस वाले, कि बीजेपी की क्या रणनीति होगी, क्या भविष्य होगा 2022 के चुनाव में। तो एक तो आशुतोष के विषय में बताया गया, और ये वो मंडली है जो कि इतनी बड़ी अभिशाप जेएनपीसी के ही पक्ष में ये माहौल बनाती है, ये भी जान लीजिए। तो ये जेएनपीसी की भांट मंडली, बैल है, भांट मंडली है ये। आशुतोष और ये आलोक जोशी और शरद प्रधान और शरद प्रधान जैसे लोग, और किस तरह से बात करते हैं। देखिए, ये जो बताया जा रहा है, हमारे जो सामान्य हमारे भारतीय भाई बहन हैं, ये कोई आवश्यक नहीं कि कितने तिकड़म के साथ इनका व्यवहार होता है। इतना दिमाग जो है वो क्यों खर्च करेंगे? कहाँ किसके पास फुर्सत है? उनके पास सैकड़ों काम हैं, अपने पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं और तमाम काम हैं, और दिन रात लेकर के ही नहीं बैठेंगे कि वो शरद प्रधान क्या कर रहा है, आलोक जोशी क्या कर रहा है, आशुतोष क्या कर रहा है। इतना दिमाग क्यों लगाएंगे? भारतीय जनता दल तो व्यवस्था करेगा कि भाई आपका भी जीवन और जो है शासन प्रशासन भी, जो सिद्धांत सादा जीवन उच्च विचार, उसी सिद्धांत पर, बारी और बराबरी के सिद्धांत पर। लेकिन साथ साथ बस
यदि हो सके तो इनके तिकड़म का नमूना जरा सा जरूर देखिए। तो जो भी उसमें परिचर्चा हो रही थी, तो बस यही नमूने के तौर पर कि केशव प्रसाद नान यादव ओबीसी के नेता हैं, यदि वो निकल जाएंगे तो बीजेपी कमज़ोर हो जाएगी। योगी जो है वो कट्टर जो है वो हिंदूवादी नेता है, फलाने हैं। अब सवाल ये है कि ये पत्रकार जो कहते हैं कि हम जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, ये क्या इनको पता नहीं है कि योगी आदित्यनाथ हों, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों, या योगी आदित्यनाथ जिनका प्रतिनिधित्व करने की बात कही जाती है, वो सब भारतीय हैं और भारतीय के अलावा वो कुछ भी नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य भी भारतीय हैं, और जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो भी भारतीय हैं। न तो कोई वो बैकवर्ड क्लास है, और न तो कोई जो है यादव है, न तो कोई नान यादव, सब लोग भारतीय। ये बहुत एक मौलिक तथ्य है जो कि हर एक भारतीय भाई बहन को समझना पड़ेगा। तो ये जानते हुए कि भाई मैंने जो ये भारत राष्ट्र में सिर्फ एक ही वजूद है कि हम भारतीय हैं, तब भी इस यानी संवैधानिक भावना का तो उल्लंघन करते ही हैं। जो देश को कमज़ोर करने वाली जो हरकतें हैं, उनको बराबर यानी बेहयाई से और निर्लज्जता के साथ ये सब केशव प्रसाद जो है वो नान यादव ओबीसी के नेता हैं, तो ये कट्टरवादी नेता है। ऐसे तत्वों को यानी ये राष्ट्रवाद का, ये देशभक्ति का और मुल्क परस्ती का तकाजा ये कहता है कि इनको तुरंत जो है देश के बाहर निकाल देना चाहिए, बिल्कुल। तभी जाकर के शुद्ध वातावरण आ सकता है। ये इतना अभिशाप जेएनपीसी की लूट, और जेएनपीसी की लूट कोई थोड़ी बहुत है। आज की तारीख में सोनिया और राहुल की लूट जो है 120 लाख करोड़ की है, जिसमें 3-4 जो है भारत सरकार के बजट भी आ सकते हैं। उस पर इनसे की यानी घिघी बंद है। और कैसे कैसे चरित्र वाले देश के गद्दार चरित्र पर इन सबों की वो घिघी बंद है। ये वो आलोक जोशी बोला था कि लोग मर गए। अरे ये पूरा तंत्र जो है वो मोदी जी का नहीं वो बनाया हुआ है। मोदी जी तो बस उसी को जारी रखे हुए हैं, लेकिन इसकी असलियत ये है पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो और सरकारी तंत्र है, वह जेएनपीसी के द्वारा बनाया गया, ढाला गया है। तो क्या ये सवाल होते? जेएनपीसी के ज़माने में कितना बाढ़ आई, फलाने आया, सूखा आया, तो कुछ हुआ? सिवाय उस बाढ़ सूखा में लूट वो मचाई गई। तो इस कोरोना काल में भी वही तंत्र जो है लोगों की जान बचाने के स्थान पर उसने लूट किया, कालाबाजारी किया, और क्या किया। तो इसके पीछे मूल वजह जो है जेएनपीसी के द्वारा पाले गए, पोसे गए और उस कार्य संस्कृति में ढाले गए वो तंत्र है। मोदी जी का अपराध ये है कि उस तंत्र को सुधारने के बजाय उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये है उनका। और आज भी ये यानी कोरोना से लोगों की रक्षा करने के लिए ये देश विरोधी, अवाम विरोधी उन्हीं मुख्यमंत्रियों से गालाव से बात कर रहे हैं। तो वो उसे जो भूपेश बघेल से बात कर रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे से बात कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी से बात कर रहे हैं। उन्हीं समाज विरोधी और देश विरोधी जो है इन हस्तियों से, इन ताकतों से। यही तो गद्दारी है इनकी, मोदी जी की यही गद्दारी। अच्छा, अब ये थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल समझें कि ये सब इस देश के शत्रु हैं, अभिशाप हैं, और इन सब को शहीद आजम भगत सिंह की नज़रों से देखना है और इनका खात्मा करना है, इनको नस्ल में नाबूद करना है। इस पर
मत पेटी पर, और बगैर कोई दिखावा किए हुए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।